स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पे। जैसा आप सभी जानते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही है और उसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब तक इसमें हमने सेक्शन ए को जो है वो कवर कर लिया है। सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन थे, शायद 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे लास्ट 2 वीडियोज के अंदर। और आज हम बात करेंगे सेक्शन बी के ऊपर। और सेक्शन जो बी है उसमें आपसे 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है बोर्ड के अंदर। अब 2 मार्क्स के जो 1 क्वेश्चन होगा उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक तो आपकी जो यूनिट है 9.4 वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों का पृथक्करण, उस पे आप थोड़ा फोकस करें। उसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स पे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 9.2 और 3 जो है उनसे रिलेटेड भी आप कुछ क्वेश्चन से कवर करें ताकि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है आपको 9.4 से ज्यादा चांसेस है मिलने के। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले के वीडियो में 9.4 के कवर किए थे, कुछ आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और कोशिश करें कि हर मेथड पे एक 2 क्वेश्चंस आपका हो जाए ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, तो जैसा आपके पास स्क्रीन पे भी है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। कौन सा बताना है? जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल बताना है। तो जब भी आपके पास जनरल सॉल्यूशंस की बात आएगी, व्यापक हल की बात आएगी, तो आपके माइंड में 3 मेथड आनी चाहिए। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों का पृथक्करण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। बट हम यहाँ पे 2 मार्क्स पे अगर बात करते हैं तो ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे। यूनिट 9.4 के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का होगा उसको आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपका है dy अपॉन dx इजिकल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y है। तो अगर आप इसको पहली नजर में एक बार देखते हैं तो ये 2 माइनस वाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 इस dx से हो जाएगा। तो आपके जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। वेरिएबल क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। देखते ही आइडिया हो रहा है कि सिंपल क्वेश्चंस हैं और वेरिएबल क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट करना है। सेपरेट करेंगे तो ये 2 माइनस वाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो किसके इनटू में जाएगा? 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इजिकल टू, इधर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 और ये dx इसके इनटू में चला जाएगा। इनटू कितना हो जाएगा? dx। जैसे ही आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो हम बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना है? बस इंटीग्रेशन का साइन आपको यूज करना है। दोनों साइड क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लें, बस इतना ही करना है। जैसे आप इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लें अब आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन में पहला टर्म है 2, इनटू में कौन है? dy। तो 2 तो कांस्टेंट हम छोड़ देते हैं तो dy का कितना हो जाएगा? y। फिर है माइनस y का करेंगे तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का? x की पावर n का। तो x की पावर n का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी इंटीग्रेशन में हम पावर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जितनी है उससे एक ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ y की पावर 1 है तो ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू, यहाँ पे x का कितना हो जाएगा? वैसे ही y की तरह x स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन सबको आता है, प्लस 1 यानी 1 डॉट dx है और इसका कितना हो जाएगा? x प्लस c। ठीक है, अगर आप यहां तक भी एक तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, बस आपको थोड़ा सा इसको सिंपल करके लिखना है। सिंपल करके लिखना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस के 2c, कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा।
अब ये वाई स्क्वायर उधर लेके चले, ठीक है ना, एक स्टेप इधर लिख देता हूं लास्ट में। एक्स स्क्वायर देखो उधर है पहले से ही, 2x पहले से उधर है, ये माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, और ये 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y, इक्वल ये 2c इधर आएगा तो माइनस 2c। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 4y इज इक्वल टू c1। माइनस 2c को हम नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या देते हैं, c1। ये मैंने लास्ट की वीडियो में भी बताया था कि c की हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी c के साथ कुछ एक्स्ट्रा आएगा, जैसे 2 इंटू में आ गया या 2 डिवाइड में आ गया या कोई और ऐसी कोई वैल्यू आ गई, तो आप उसको एक नया नोटेशन, केवल नोटेशन आपको अपनी तरफ से देना है। c1 बोल दें, c डैश बोल दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी मान उसको लिख के दिखा दें कि हम माइनस 2c को c1 कह रहे हैं, क्योंकि 2c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, माइनस 2c भी क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और c1 भी क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सी के साथ आप कैसे भी डील करें कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपके आंसर में, ठीक है ना। तो आंसर की टेंशन ना लें, आपको बुक में हो सकता है सी ही लिखा मिले तो आप पहले c1 बोल दें, बाद में सी बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, इजी सा क्वेश्चन था। इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है वह dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये पूरा जो पार्ट है ये x का फंक्शन है, ये y का है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इधर ले आए, dx को इंटू में ले जाए, तो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, देखते ही पता लग रहा है। होमोजेनियस तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और इस 1 के पास x और y की पावर कितनी है यहाँ पे 0। अगर आप दिखाना भी चाहें तो x और y की पावर कितनी दिखानी पड़ेगी आपको, 0। तो यहाँ पावर 0 और यहाँ 2 है, तो ये होमोजेनियस तो वैसे ही नहीं है, समघात, ठीक है ना। और छोटे मार्क्स में है तो लीनियर का एक आधा ही क्वेश्चन है जो थोड़ा शॉर्ट में बनता है, बस बाकी तो सारे क्वेश्चन आपको देखते ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, देख के ही आइडिया हो रहा है क्वेश्चन को, स्टार्टिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तो ऐसी। तो अगर हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले आएंगे, और ये dx इंटू में चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये इधर आएगा, क्या लिखेंगे आप, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx क्या हो जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, y एक साइड हो जाए, x एक साइड हो जाए, तो आप क्या करना है, इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको तो बस इंटीग्रेशन का क्या लगाना है, साइन लगाना है, और कुछ नहीं करना। अब dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, tan इनवर्स x। या नोटेशन में बस y आ गया तो आप क्या बोल देंगे, tan इनवर्स y बोल देंगे उसको। इधर 1 का कितना हो जाएगा, 1 का मतलब होता है 1 डॉट dx, और dx का कितना होता है, x होता है, कांस्टेंट को तो हम छोड़ देंगे, dx का कितना हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर का हमें पता है, जब भी हम x की पावर n अप्लाई करते हैं तो पावर को इंक्रीज करते हैं, तो पहले से 2 है तो कितनी हो जाएगी 3, तो x की क्यूब अपॉन 3 और प्लस है c। तो यही आपका आंसर है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। इसको 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये जितने भी हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल की बातें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में dy माइनस, फिर ब्रैकेट आपका है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, और इक्वल में कितना है, 0 है। इसका भी हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए इस इक्वेशंस में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अगर कभी भी इक्वेशन में e की पावर x आ रहा है, सिंपल e की पावर x लिखा हो, e की पावर y लिखा हो, तो कभी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगेगी।
क्या नहीं लगेगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगेगी। तो या तो आप वेरिएबल सेपरेट करें या लीनियर वाला ट्राई करें। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमारा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड होता है 9.6 वाला, उसमें या तो पूरी इक्वेशन में कहीं x लिखा हुआ मिलेगा या पूरी इक्वेशन में कहीं y आया हुआ होगा। सेपरेटली x या y में से कोई एक जरूर पक्का आपको मिलेगा। तो ऐसा कहीं नहीं है इसके अंदर। और वैसे भी देखने पे ये वेरिएबल सेपरेट हो ही रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है भी नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपका है। तो देखो कैसे करेंगे वेरिएबल सेपरेट। सबसे पहले dx वाली टर्म को हम उधर लेके चलते हैं RHS साइड में। तो ये माइनस जो बाहर लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा उधर जाके, इधर आ जाएगा आपकी वैल्यू। केवल हमने क्या किया, इस टर्म को RHS साइड में लेके गए। अब देखो ये dy तो y का फंक्शन हो गया, और ये पूरा किसका है, x का, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये पूरा फंक्शन किसका है, x का। तो इसको इधर ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ इसको। तो dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। ये dx आई। और जैसे ही आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, ये आपका साइन लग गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। तो dy का तो y होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाले फंक्शन का करना है। तो देखो इस पूरे फंक्शन में e की पावर x चल रहा है, और e की पावर x का कोई क्वेश्चन है तो मैं तीन चीजें उसके लिए हमेशा कहता हूं कि या तो आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आपको डायरेक्ट देखते आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्मूला मेरे पास है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। अगर वो नहीं है तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशंस मेथड 7.2 प्रतिस्थापन विधि का यूज करें, और या फिर आप 7.6 फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान के आईलेट का यूज करें। इन तीन मेथड्स में आपका काम बन जाएगा। पर मोस्टली जो लगता है वो क्या लगता है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। और उसमें भी मैंने बताया था अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है तो मोस्टली आप डिनोमिनेटर को ट्राई करें। तो यहाँ पे जो हम पुट करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t, जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। e की पावर x का सबको पता है डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e की पावर माइनस x। और जैसे आपको लगे डिफरेंशिएशन खत्म हो गया और अगर टर्म एक से ज्यादा है तो आप पहले ब्रैकेट लगाएं, फिर इंटू dx कर लें और t की जगह क्या लिखते हैं, dt। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफरेंसेस हमें सबको आता है, इंटीग्रेशंस भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमें आना ही चाहिए थोड़ा बहुत। अब इसमें ये सारी वैल्यू रख दो, तो इधर क्या आपका dy इक्वल, इसको हमने देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, इसको क्या लिखेंगे, dt अपॉन ये वाले फंक्शन डिनोमिनेटर को आपने क्या कहा था, t, तो ये हो जाएगा t। तो dy का हो गया y, dt अपॉन t कितना हो जाएगा, log t और प्लस है c। और t किसको कहा था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस है c, इसको हमने क्या कहा था, t कहा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था, वेरिएबल सेपरेट करने थे, फिर आपको इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है। इंटीग्रेशंस आपका इस चैप्टर के अंदर एक दो स्टेप का ही होता है, केवल 2-4 क्वेश्चंस में ज्यादा है, बाकी इंटीग्रेशन 1-2 स्टेप का है। बस आपको मेथड पहले पहचानना है कि मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए। इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। और वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इधर वाली जो RHS साइड है वो पूरा ही x का फंक्शन है। क्या है, पूरा x का फंक्शन है, और dx इंटू में आ जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, dx इंटू में आ जाएगा इसके, ये आ गया dx। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेशंस का साइन का यूज करना है। और जैसे आप इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन।
तो dy का तो कितना हो जाएगा y। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज लेंगे। तो हम 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ते हैं। किसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इजिकल टू होता है साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 कितना होता है, साइन स्क्वायर x। अगर ये 2 उधर चला जाए तो इनटू में आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कोस 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। और इस 2x की जगह अगर हम एंगल कर दें x, 2x की जगह क्या कर दें x, यानी 2x से x बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 का डिवाइड किया। किस में किया, एंगल में किया। तो आप इधर वाली साइड में भी एंगल में क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस कोस x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x वाई। और जब 1 प्लस कोस x होता है तो बस फर्क क्या आता है, साइन की जगह कोस आ जाता है। 2 कोस स्क्वायर x वाई 2 इंटू dx। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x वाई 2। और मैंने कहा था इंटीग्रेशंस के जो वीडियो सीरीज चली थी उसमें कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगी है तो 2 ही फॉर्मूले हम डायरेक्ट जानते हैं, एक तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और एक cosec स्क्वायर x का, बाकी किसी का नहीं जानते। तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में चेंज करें ताकि उसका आपके पास फॉर्मूला हो, या पावर को रेड्यूस करें, यानी 2 से 1 पावर में लाएं, कोई ऐसा फॉर्मूला आप उस पर अप्लाई करें। तो यहां तो हमारे पास tan स्क्वायर x को तो हम जानते हैं, tan स्क्वायर x को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां तो tan स्क्वायर x वाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x वाई 2 माइनस 1 इंटू dx। अब sec स्क्वायर x का कितना होता है, tan x होता है, तो sec स्क्वायर x वाई 2 का कितना हो जाएगा, tan x वाई 2 अपॉन इस x वाई 2 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना भाई, इधर है ना, इधर करके दिखा देता हूं। x वाई 2 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इसमें तो ये 1 वाई 2 है, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट। हमें तो x का करना है केवल, और x का कितना होता है 1, यानी टोटल मिला के इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 वाई 2 आ जाएगा। x वाई 2 का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना आ जाएगा, 1 वाई 2। तो 1 वाई 2 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ही करते हैं ना हमेशा, जो भी आगे वैल्यू होती है एंगल वाली, अगर वो x के अलावा कुछ भी नया फंक्शन दिखता है तो उसका क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन, और उसको क्या करते हैं, डिवाइड। इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में इनटू करते हैं। माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, तो y इजिकल टू 2 इंटू में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 tan x y 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। अभी तक सभी क्वेश्चंस में हम यही कर रहे थे, सभी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसी में हम लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है उसको देखते हैं भाई। इसमें भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट में कितना है, 4 माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये भी आपका वेरिएबल सेपरेट होके हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है ये तो y का है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, इसके नीचे dy के नीचे। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू dx इंटू में चला जाएगा, ये dx इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है, तो dy अपॉन रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर dx। तो dy अपॉन रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसके ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, इसके ऊपर हम यूज लेंगे dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखिए, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स
एक्स की जगह यहाँ कौन है वाई, तो यहाँ आ जाएगा वाई अपॉन ए कितना, देखो ये जो 4 लिखा हुआ है ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की, तो ए कितना होगा 2 होगा, ए का मान 2 है और ए स्क्वायर का 4 है, तो एक्स अपॉन ए यानी यहाँ कितना आएगा 2 इजिकल टू डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो एक तरीके से ये भी आपका एक आंसर है, ये भी जनरल सॉल्यूशन ही है, पर अगर आप बुक में देखेंगे तो 1-2 स्टेप है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा होगा, तो कुछ पूरे चैप्टर में 4-5 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस कर रखा है, तो आप कोशिश करें उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, उनको ध्यान रखने की, नहीं रहता तो आप इतना छोड़ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि हम जो इक्वेशंस लिखना चाहते हैं मोस्टली कोशिश करते हैं कि y के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, तो इनवर्स वगैरह अगर सिंपली हट रहा है तो आप थोड़ा सा उसको हटा के 1-2 स्टेप सॉल्व कर दे, नहीं ध्यान देता तो फिर इतना भी अपनी जगह पे सही है क्वेश्चन आपका। अगर ये साइन इनवर्स उधर चला जाए RHS साइड में तो उसको हम क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स उधर जाके किसमें चेंज हो जाएगा साइन में, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, और 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन एक्स प्लस सी है ना, आंसर ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है बुक में, और यही लिखा हुआ है शायद, ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन। तो बस 1-2 स्टेप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में आप ध्यान रख लें, अगर कर सकते हैं प्रैक्टिस में अच्छा है आपके लिए। इसी में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है a है, और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, विशिष्ट हल। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो जो क्वेश्चंस आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का होगा माने विशिष्ट हल का होगा, उसमें एक कंडीशंस गिवन होगी क्वेश्चंस के लास्ट में कि x इतना है तो y इतना है, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ गिवन होगा, ऐसा जिसमें गिवन होगा उसी में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल का यूज करेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई नया मेथड नहीं सीखना अलग से, बस इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, और जो अपना जनरल सॉल्यूशन आता है वहां तक तो हम सेम सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन तक तो हमें चलना ही है, और जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें हम वो कंडीशंस यूज कर लेंगे। तो पहले हम इसका ना जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर एक स्टेप पे इसका क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहला पंगा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dy अपॉन dx वही cos के आगे फंसा हुआ है, यानी cos के आगे जो एंगल होता है अपना x उसकी जगह कौन आ गया dy अपॉन dx। तो सबसे पहले मेरा काम है कैसे भी करके मैं dy अपॉन dx को फ्री करूं, जब तक ये फ्री नहीं होगा क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। इसको फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos को इधर से हटाना पड़ेगा, तो cos को हटाने के लिए हम cos को किधर लेके जाएंगे उधर RHS साइड में लेके जाएंगे, तो इधर कौन बच गया dy अपॉन dx, और cos उधर जाके क्या कहलाएगा cos इनवर्स, आगे क्या है तो a लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, इनटू में क्या आ जाएगा उधर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा dx। अब क्या हो गया वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब क्या करना आपको बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो साइन यूज कर लें cos इनवर्स है इनटू dx। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर cos इनवर्स को तो आपने बाहर कर दिया, dx के लगाया इंटीग्रेशन का साइन, आप अंदर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना। cos इनवर्स a क्या हमारा यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स a को क्या बोलेंगे यहाँ पे कांस्टेंट अचर, क्यों क्योंकि इसके पास तो अक्षर ही नहीं गई। cos इनवर्स a ये यहाँ पे हमारे लिए किसका काम करेगा कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट को हम कहाँ रखते हैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर, बाहर कर दो चाहे अंदर दिखा दो, क्योंकि इसको तो हमें क्या रखना है सेफ रखना है, जैसा है वैसा का वैसा। तो dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y, cos इनवर्स एक कांस्टेंट है इसलिए छोड़ देंगे, इनटू dx का कितना हो जाएगा x और प्लस c, इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो इक्वेशन आई ना इसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हो यानी स्वेच्छ अचर आते हो, ऐसी कोई इक्वेशन उसको हम क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल बोलते हैं। देखो इसमें सी आया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। अब इसका हमें क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए कंडीशंस आपको गिवन है जिसमें कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन
y कितना रखवाना है आपको, 1 रखवाना है। x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो ये हम रखवा देते हैं। ये दोनों वैल्यू आपको कहां रखवानी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखवानी है। देखो y का मान कितना रखवाना है, यहाँ 1, तो 1 इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल। जैसे आप इस x की जगह यहाँ 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, तो ये 0 cos इनवर्स a से मल्टीप्लाई होगा। चलो एक स्टेप है ना, मैं लिख ही देता हूँ। cos इनवर्स a इंटू एक्स की जगह क्या रखा, 0 प्लस सी, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और ये जो c की वैल्यू आई ना, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस c के मान को वापिस हमेशा कहां लाना, आपको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लाना है। तो कितना आ जाएगा ये, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स और प्लस c कितना आया, 1। तो इस c की जगह आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, ठीक है ना। पर आपकी बुक में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर 1-2 स्टेप और सोल्व कर रखा है। तो देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ था, कॉस में लिखा हुआ था, तो उन्होंने भी क्या कर रखा है, इसको लास्ट में कॉस में ही बना के लिख रखा है। तो आपको भी बना देना है। बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 1 को इधर लाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा, y माइनस 1 cos इनवर्स a इंटू एक्स। इस x को इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स a। इस cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो इसमें आएगा ये cos में, तो cos y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। यानी स्टार्टिंग इक्वेशन भी a के इक्वल थी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी किसके इक्वल लिख रखा है, a के। तो इससे तो आप कनेक्ट करवा सकते हैं कि जैसा दिया था वो लास्ट में मुझे वैसा ही बनाना है, उस फॉर्मेट में ही इसको रखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई अपनी जगह, है ना। इस पे नजर रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो स्टेप है ना ये वाली, यही काफी को कंफ्यूज कर देगी कि ये तो cos के आगे dy अपॉन dx आ गया, मैं कैसे सोल्व करूं। तो आपको cos को हटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू 10x। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा गया है। तो हम पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और वेरिएबल क्या हो रहे हैं, सेपरेट। देखो dx इंटू में जाएगा 10x के, y इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिख रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो y इसके नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे dy अपॉन y, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 10x इंटू dx। वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप इंटीग्रेशंस का साइन यूज करते हैं, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशंस 10x इंटू dx। अब dy अपॉन y का हम सबको पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, dy अपॉन y का होता है log y। 10x का हम सबको पता है log sec x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। प्लस मैंने ये कहा था कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर log में आए, जैसे dy अपॉन y का log y आया, 10x का log sec x आया, तो आपको भी क्या लेना चाहिए, log c लेना चाहिए। c की जगह क्या लिखना चाहिए, log c, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर ये भी log में है ये भी log में है और क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आप c भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि log c लिखें, क्योंकि अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगता है तो जिस दिन आप वो कंडीशंस यूज करेंगे तो अपने आप आंसर एडजस्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कब कब मुझे log लेना चाहिए, कब कब मुझे sin इनवर्स c लेना चाहिए, कब कब मुझे tan इनवर्स c बोलना चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपकी वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, जैसे ही आप कंडीशंस का यूज करेंगे। तो मैं फिर भी c की जगह क्या लिख रहा हूं, log c, ताकि हमारी कैलकुलेशंस और आसान बन जाए। तो log का आप ध्यान रख लेंगे, सभी में अगर log आ रहा है तो आपको क्या यूज लेना है, log c यूज लेना है। इसमें मैं आपको दोनों ही चीजें करके दिखाता हूं यहाँ पे कि अगर आपने c लिखा तो क्या आंसर होगा और log c लिखा तो क्या होगा, लास्ट में बिल्कुल सेम मैच होगा। तो पहले हम log c को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, c की जगह log c। अब क्या करना आपको, इस पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया log m प्लस log n, log m प्लस log n, उसका क्या होता है log mn, log m इंटू n।
यानी प्लस में 2 लोग है तो इंटू में आ जाएंगी वैल्यू, तो c इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, sec x लिख सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, कंपेयर, तुलना से, है ना, कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों तरफ से लोग हट जाएंगे, लोग हटेंगे तो इधर क्या बचेगा y और इधर क्या बचेगा c इंटू sec x। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। और इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें एक विशिष्ट कंडीशंस यहाँ गिवन है कि x 0 है तो y कितना है, 1 है। x इजिकल टू कितना है, 0, देन y इजिकल टू कितना है, 1 है। यानी x y की वैल्यू रखवानी है आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, तो y की जगह यहां रखेंगे 1, ये हो जाएगा c इंटू sec 0, और sec 0 सबको पता भाई 1 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो पुट c इजिकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, sec x, c की वैल्यू यहां क्या रख देंगे, 1, तो y इजिकल टू कितना आ गया, sec x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगा। अब मान लो किसी स्टूडेंट्स को नहीं ध्यान रहा कि मैंने तो c की जगह ना log c लिखा ही नहीं, तो मेरी दुनिया में क्या भूचाल आने वाला उसके कारण, तो ना क्या फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, तो ना कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ना कोई लोड नहीं इस बात का आप कि सी लिख रहे हैं कि log c लिख रहे हैं। चलो मुझे तो ध्यान क्या रहा, केवल सी का, तो आप सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है ना, जब हम केवल जनरल सॉल्यूशन तक की बात करते हैं तब जरूर आप log c लिखें, क्योंकि उसको सोल्व करने के लिए आपको ये log हटाना है, क्या करना है, इस log को हटाना पड़ता है। पर अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे मांग रहा है तो आप c भी लिखेंगे तो भी log अपने आप हट जाएगा। अब कैसे हट जाएगा वो देखो, तो आपको तो वो कंडीशन यूज करनी है, बस यहाँ पे यूज क्या करनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना मांगा था आपसे, 1, y इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 1 दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप रखवा दीजिए इसके अंदर। तो जैसे आपने y की जगह यहाँ क्या रखा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, log 1 इजिकल टू log sec x, और x की जगह कितना है, 0 प्लस c, log 1 कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है। sec 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस c। अब log 1 कितना होता है, 0 होता है, प्लस c, तो c कितना आ जाएगा, 0। तो पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में, आप c की जगह 0 रख दो तो क्या है आपके पास, log y इज इक्वल टू log sec x, प्लस c तो कितना रखा जाएगा, 0, तो c हट गया आपका। कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड से क्या हट जाएंगे, लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके कंपेयरिंग करेंगे ना, तुलना से, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec। तो वहीं पहुंचना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रास्ते से आए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें कभी ये लोड नहीं लेना कि सी लिखें, log c लिखें, आपकी मर्जी है, जैसे भी डील कर लें क्वेश्चन बन जाएगा आपका। हाँ, जनरल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि उसमें कुछ स्टेप सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें देखिए लिखा हुआ है e की पावर x इंटू dy प्लस y इंटू e की पावर x प्लस 2x इंटू dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो y x इंटू में है, y इंटू e की पावर x है, प्लस 2x आ रहा है, उधर e की पावर x है, इंटू में dy है, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है x y का, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप एक बार ट्राई कर लें, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नहीं लग रहा है इसमें होंगे। तो फिर मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, देखिए अगर पूरी इक्वेशन में, मैंने अभी पीछे भी बताया था क्वेश्चन में, अगर e की पावर x सिंपल लिखा हुआ है, e की पावर y सिंपल लिखा हुआ है, तो कभी भी आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज नहीं करना है। आगे जब हम 4 नंबर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को देख के आपको आइडिया करना है। अभी हम छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी मैं एक दो में बता रहा हूं साथ साथ। अगर पूरी इक्वेशन में e की पावर x आ गया, कहीं पे e की पावर y आ गया, या sin x आ गया, cos x आ गया, tan x आ गया, तो कभी भी आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज नहीं करना है। तो फिर क्या ट्राई करना चाहिए, लीनियर वाला। अब लीनियर का अगर हम ट्राई करते हैं तो दो ही टाइप बचती हैं, या तो dy अपॉन dx बनेगा या dx अपॉन dy बनेगा। तो पीछे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे तब बताया था, अगर dy अपॉन dx का क्वेश्चंस बनेगा तो उसमें उस पूरी इक्वेशन में कहीं y लिखा होगा और y की पावर मैक्सिमम 1 होगी।
तो इस पूरी कहानी में y लिखा हुआ है और उसकी पावर कितनी है 1 है। इसका मतलब dy/dx बनेगा आपका। और यहां भी e की पावर x है। अगर ये e की पावर y होता, e की पावर x की जगह क्या होता, e की पावर y, तब आपका dx/dy बनता 100%। अब ये है e की पावर x, तो फिर आपको बस y के ऊपर नजर डालनी। उस दिन e की पावर y होता तो उस दिन x की पावर 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई लीनियर में। तो सबसे पहले तो है ना, मुझे इसको dy/dx है ना, ये फॉर्मेट में लाना है ना, इस फॉर्मेट में इसको लाना है। dy/dx प्लस py इजिकल टू q, इस फॉर्मेट के अंदर मुझे इसको बना के लाना है। पहला काम मेरा, इसको बनाने के लिए मुझे इस dx को हटाना पड़ेगा। dx को हटाने के लिए ना मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई dx है ना, पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू dy/dx, ये डिवाइड में आ गया, प्लस y e की पावर x प्लस 2x इजिकल टू 0। dx हट जाएगा, 0 में dx का डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा dy/जो dx होता है उसका कोफिशिएंट कितना होता है 1 होता है। तो मुझे इस e की पावर x को भी हटाना है। तो e की पावर x को हटाना तो मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई e की पावर x को। तो ये कितना हो जाएगा dy/dx प्लस y e की पावर x हट जाएगा, प्लस 2x अपॉन e की पावर x इजिकल टू 0। इसको थोड़ा और सिंपल बनाएं, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं, तो हमें इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन e की पावर x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विद, है ना, इसकी तुलना करते हैं। किससे करते हैं भाई, dy/dx प्लस py इजिकल टू q से। किससे कंपेयरिंग करते हैं इसकी, dy/dx प्लस py इजिकल टू q से। तो यहां पे जो ये y होता है, इस y का जो भी कोफिशिएंट होगा वो किसकी वैल्यू होती है p की। देखो ये रहा y आपका, इस y के इंटू में जो भी होगा वो कौन होगा p। तो आज के दिन यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है 1, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1। और जो RHS साइड में जो फंक्शन होता है वो होता है q। तो RHS में कौन है 2x अपॉन e की पावर x। एक वैल्यू हम इसमें निकालते हैं IF, इंटीग्रल फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन में p dx। तो p तो कितना आया 1 डॉट dx, मतलब dx हो गया, और dx का कितना होता है x। तो ये क्या आ गया आपका IF कितना आया e की पावर x आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का व्यापक हल। तो कितना होता है फॉर्मूला, सबको पता है y इंटू IF होता है, इक्वल इंटीग्रेशन का साइन q इंटू IF होता है, इंटू dx और प्लस है c। तो y इंटू IF कितना आया e की पावर x, तो e की पावर x लिख देंगे। q कितना आया 2x अपॉन e की पावर x इंटू IF e की पावर x इंटू dx प्लस c। e की पावर x e की पावर x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक अपने माइनर मिस्टेक कर दिया भाई, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस लगेगा ना भाई, माइनस तो भूल गए है ना, सबसे बड़ी गलती। माइनस उधर लगेगा तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस लगेगा, यहाँ लगेगा तो भैया यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ ना माइनस बाहर लगा देता हूँ। तो क्या बचा y इंटू e की पावर x, माइनस बाहर है 2 कांस्टेंट है, x का कितना हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इंटीग्रेशन कर दिया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस x स्क्वायर है वापिस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो y इंटू e की पावर x प्लस x स्क्वायर इजिकल टू c। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आपका, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड चाहे तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है, 1 में इसको IF तक पूछ सकता है, 1 मार्क्स में यहाँ तक पूछ सकता है आपसे IF। पीछे हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन, मतलब हर जगह फिट है ये क्वेश्चन और इजी भी है। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस में भी डाल सकता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको इसके ऊपर नजर रखनी है। और ये छोटी मोटी मिस्टेक है ना, इधर प्लस माइनस वाली है ना, तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें ना, हमसे भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, उसको ठीक कर लें। तो इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 से हम थोड़े अलग मेथड के ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि y एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व
फैमिली ऑफ ए सर्किल्स, कर्व की जगह क्या है यहाँ पे सर्किल है, ठीक है, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है। हमें एक ऐसे देखो फैमिली ऑफ कर्व को हम समझते हैं पहले, है ना। फैमिली ऑफ कर्व का क्या मतलब है, जैसे अपनी कोई इक्वेशंस है, सर्किल की कोई इक्वेशन है, या लाइन की हो सकती है, या पैराबोला परवोले हो सकता है, या इलिप्स हो सकता है ना, दीर्घवृत्त, या परबोला हो सकता है ना, अति परवलय। तो फैमिली ऑफ कर्व में हमसे ये क्या मांगना चाहता है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये कहता है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन है, जैसे हम सर्किल की बात करें ना, अब जो ये अपना क्वेश्चन है इसी की बात करना है, ये किस टाइप के सर्किल की बात करना चाहता है, ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा सर्किल है जो वाई एक्स जो होती है आपकी उसको केवल ओरिजिन पे टच करेगा। ऐसे सर्किल्स हैं जो वाई एक्स को कहां टच करेंगे, केवल ओरिजिन के ऊपर, तो ये आपका ओरिजिन है। तो यानी ये इस टाइप के सर्किल की बात करना चाहता है ना। ऐसे सर्किल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, जो वाई एक्स को कहां टच करते हो, ओरिजिन के ऊपर टच करते हो। आप जितनी मर्जी आप बना सकते हो, जो वाई एक्स को कहां टच करते हो, केवल ओरिजिन के ऊपर। तो जो सर्किल वाई एक्स को केवल ओरिजिन पे टच करेगा उसका सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। उस सर्किल का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वो कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और जो भी एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, पक्का कंफर्म है। और ये जो इतनी डिस्टेंस है ना, ये जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम नाम देते हैं यहाँ ए, तो ये ए क्या कहलाएगी आपके लिए, रेडियस कहलाएगी, इस सर्किल की त्रिज्या कहलाएगी रेडियस। और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर तो a, 0 होंगे, क्योंकि हमें पता है सेंटर तो y एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इतनी डिस्टेंस जिसको हम रेडियस भी बोल रहे हैं सर्किल की, क्या है ये रेडियस, वो कितनी है a। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0। तो हमें सर्किल की इक्वेशन यानी फैमिली ऑफ सर्किल निकालने के लिए पहले एक सर्किल की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लें लेट सी फैमिली ऑफ ए सर्किल, है ना, वर्तों के कुल को हम क्या बोल दें, सी नाम देते हैं, वर्तों के कुल को सी नाम देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको सारी चीजें। तो यहां पे आप सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली ऑफ ए सर्किल। कल को कुछ और बोले तो आप बोल देना फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, यानी जिसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है वो वर्ड यहां चेंज कर देना। सी को हमने बस ऐसे नाम दे दिया कि ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, अब सबको पता है वर्त का समीकरण। इक्वेशन ऑफ सर्किल का मतलब होता है वर्त का समीकरण, और ये हम 11th में ही पढ़ लेते हैं ऐसी चीजें। क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे जो h और k हैं वो क्या होते हैं, सेंटर, सर्किल का सेंटर, केंद्र। तो यहाँ पे जो अपना h k है ना, h कौन है यहाँ पे, ये a, और ये जो 0 है ये कौन है, k की वैल्यू है। यहाँ पे अपना सेंटर कौन है, a, 0। तो a क्या हुआ, h का मान, और k का मान कितना हुआ, 0 हुआ। तो हम रखवा देंगे इसके अंदर। हमारा जो सेंटर है वो तो a, 0 है, तो h की जगह आ जाएगा a, और k की जगह कितना आ जाएगा, 0। r क्या होती है यहाँ पे, रेडियस, त्रिज्या। तो आज के दिन त्रिज्या कितनी है, a है, तो r की जगह कितना रखवा देंगे, a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशंस आई आपकी, ये सर्किल की इक्वेशंस आ गई। तो क्वेश्चंस में क्या मांगना चाह रहा है कि ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस बताओ, ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण बताओ जो इसके हर फैमिली मेंबर को सेटिस्फाई करे। अब इसके फैमिली मेंबर्स कौन होंगे, अब मान लो कि रेडियस हमेशा तो a रहने वाली नहीं है ना, a थोड़ी ना रहेगी हमेशा। कभी मान लो रेडियस 1 हुई तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कल को रेडियस 2 हुई तो यहाँ a का मान 2 रख देंगे। कल को 5 हुई तो ये 5 रख देंगे। तो हम जब a की वैल्यू चेंज करेंगे तो रेडियस तो इनफाइनाइट हो सकती है, अलग अलग, ऐसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 100 हो सकती है, -2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, √2 हो सकती है, यानी इनफाइनाइट अलग अलग वैल्यू हो सकती है रेडियस की। तो इनफाइनाइट मेंबर बनेंगे इसके, कितने मेंबर बनेंगे, इनफाइनाइट। हम रेडियस चेंज करते जाएंगे तो मेंबर भी चेंज करते जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो जो इसके हर मेंबर को सेटिस्फाई करे। तो कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं इस बात के लिए, है ना, तो ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। आपको बस करना क्या है, हमें ये पता है कि रेडियस चेंज होगी तो अलग अलग मेंबर्स होंगे, और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है तो सबको सेटिस्फाई करें।
तो आप सोचो ना, ए कौन है यहाँ पे, ए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए कौन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ए की वैल्यू बदल रही है ना, ए कभी 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है आपका ए यहाँ पे। ये बात हम इंटीग्रेशंस में भी कर चुके हैं। ये जो ए है ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल की तरह काम करता है एक बार के लिए। तो आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, और कांस्टेंट का भी कितना होता है, 0। तो आप चाहे ए को कितनी बार बदलें, भाई डिफरेंशिएशन तो हर बार क्या आना है, 0 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। आप इसका जो डिफरेंशिएशन करके एक इक्वेशन बनाएंगे वही आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो करना कैसे है ना, आगे हम इसको कैसे सोल्व करें, तो देखिए सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2x, y माइनस 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही हैं, हमने बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा सोल्व कर लिया। ये भी सर्किल की इक्वेशन है, ये भी सर्किल की इक्वेशन है। अब हमें इससे एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इसके हर फैमिली मेंबर को सेटिस्फाई करे। अब उसको करते कैसे हैं, तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या काउंट करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करना है कि इस पूरी इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे लिखे होंगे, या तो ए लिखा होगा या बी लिखा होगा या कोई एम लिखा होगा, यानी एक्स वाई के अलावा कोई नया नोटेशन अगर आता है आपके पास एबीसीडी का, एक्स वाई के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नोटेशन आया हुआ है, ए बी एम वगैरह ऐसा कुछ भी आया हुआ है, वो सब क्या है आपके लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस पूरी इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो ए है ये कौन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये कितनी बार आया हुआ है, एक बार, ए तो एक जगह लिखा ना, ए 2 बार लिख दे उससे कोई मतलब ये नहीं कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। ए नोटेशन है इसका मतलब एक है, इसके अलावा एक के अलावा कुछ बी लिखा होगा, सी लिखा होगा तो 2 हो जाएंगे ना, कुछ नया नोटेशन लिखेगा। अभी कितना है, एक बार। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। हमारा जो टारगेट है बस वो क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके इस ए को हटाना है। हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहां से खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये मैं इधर वाला ना रफ कर देता हूं, डायग्राम आप देख चुके हैं कि हम किस टाइप के सर्किल्स की बात कर रहे हैं। तो हमें बस कैसे भी करके इस ए को हटाना है, और ए को हटाने के लिए आप केवल एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, एक बार। तो एक बार करके हमारा हट जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल ना इसमें। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, फिर y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a तो पूरा मतलब 2 कांस्टेंट है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, छोड़ देंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, यानी 2ax का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। याद आएगा। अब देखिए यहां से 2a की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई, 2a की। इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट 2a इज इक्वल टू 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी ये जो 2 का मान, क्योंकि हमें क्या करना है, ये वाले अपनी बेसिक इक्वेशन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, इन सब का मुझे यूज करके ये इस ए को हटाना है। मेरा जो काम है उस ए को खत्म करवाना है कैसे भी करके। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जो 2a का मान है ना, ये 2a का मान, ये वाला, ये 2a उठा के बस यहां रख देंगे। रखेंगे तो आपका कौन हट जाएगा, ए हट जाएगा। कौन हट जाएगा, ए, और ए हटाना था, बस बात खत्म। तो ये क्या बचा, यहां से एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल है तो इक्वल लगा दिया। यहाँ पे 2a हम रखवा रहे हैं तो कौन बचेगा, x बचेगा ना, एक्स्ट्रा x। तो x किसके मल्टीप्लाई में, 2a के। तो कल को जो भी आप 2a की वैल्यू रखेंगे उसकी मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे x रह जाएगा, 2a का मान आप रखवा देंगे यहाँ, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। x का कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2x स्क्वायर 2xy dy अपॉन dx। तो y स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं, ये 2x स्क्वायर इधर आएगा, x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशंस आई ये क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपसे क्वेश्चंस में मांग रहा था कि कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दीजिए
जो इसके हर फैमिली मेंबर्स को सेटिस्फाई करे। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप ए का मान कुछ भी रख ले, यहाँ पे ए का मान कुछ भी रख ले, रेडियस को बार बार बदलते रहे, आपको हर बार यही डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलने वाली है। तो इसके फैमिली मेंबर को, क्योंकि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप एक ही जगह कुछ भी रखवाएंगे वो कांस्टेंट होगा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 होगा और कांस्टेंट का भी 0 होगा। तो हमने ए को बस यहां से खत्म करना था। जब भी आप ए को खत्म कर देंगे और जो इक्वेशन आपसे को मिलेगी वही आपका आंसर होगा। तो ये आपकी विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? फैमिली ऑफ ए सर्किल्स को। ठीक है ना। अब आप ए की वैल्यू कुछ भी बनाते रहें, हमेशा यही इक्वेशंस क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे परवलों के यानी परवले की बात कर रहे हैं, उसके कुल का अवकल समीकरण बताइए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पे है और जिनका एक्स धनात्मक वाई एक्स की दिशा में है। यानी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले इस केस में आपको ना क्या आना चाहिए? पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए। तो वही मान लेते हैं सी, तो आप हर बार मान ले, लेट सी क्या है? फैमिली ऑफ ए पैराबोला। पिछली बार सर्किल की बात कर रहा था, हमने सर्किल वर्ड यूज कर लिया। पैराबोला की बात कर रहा था, पैराबोला हिंदी में परवले बोल रहे। परवले के कुल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। फैमिली ऑफ ए पैराबोला। तो अभी अगर आपको पैराबोला की अगर हम बात करें, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं ना, ये सारी चीजें ना 11th में ही पढ़ाई जाती हैं। पैराबोला जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इसमें 12th में एक चैप्टर था वो भी हट गया आपका ना, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम इन चीजों में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, है ना, ये 4 टाइप के। इस वाला जो पैराबोला है, देखो चारों में आप एक खास बात देखेंगे, ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। शीर्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शीर्ष, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो देखो चारों के वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो कभी भी कहेगा कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो एट ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, तो मतलब आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना, क्योंकि चारों का ही ओरिजिन पे होता है। इससे आपको कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी चाहिए मुझे। ठीक है ना। अब ये जो पैराबोला है ये किसके सिमेट्रिक है? ये देखो एक्स एक्स के साथ चल रहा है, इधर एक्स एक्स के साथ बढ़ रहा है दोनों साइड, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्स के डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो हम पैराबोला यूज करते हैं वो करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाला जो है ये एक्स एक्स के साथ ये पर नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव की बजाय कौन सी साइड है? एक्स डैश है ना, इधर एक्स डैश होती है ना अपनी, नेगेटिव साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ये ऐसा बोला है जो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ खुलता है ना, ओपन की तरफ होता है ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और जो नीचे की तरफ ओपन हो उसको क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना। ये 4 पैराबोला होते हैं। तो आपसे जो बात कर रहा है ना वो ये वाले पैराबोला की कर रहा है, ये वाला पैराबोला कर रहा है। क्या खास बात है इस पैराबोला में? वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो पैराबोला की जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, वो कौन सी है? पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है ना, जिसपे फोकस लाई करती है, पैराबोला की जो फोकस लाई करती है उसी को हम पैराबोला एक्सिस बोलते हैं। तो इस पे फोकस यहां होती है, नाभि इस पे यहां होती है, इस पे यहां होती है, इस पे यहां होती है। देखो अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो फोकस भी कहां आएगी? वाई एक्सिस के ऊपर आएगी, उसी को वाई एक्स बोलते हैं। तो हमसे कह रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की, तो ये वाले की बात कर रहे हैं। अब इसको आपको याद कैसे रखना है ना, 4 इक्वेशंस होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो हमें बस प्लस माइनस का यूज करना है। तो अगर वाई एक्सिस की बात करें, किसकी करें? वाई एक्सिस, तो उल्टा सोचना है। वाई एक्सिस का मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, और जब एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई स्क्वायर का टर्म आना चाहिए। इससे आप क्या कर पाएंगे? याद रख पाएंगे उल्टा। ठीक है ना, उल्टा। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करनी है कि इक्वेशंस मुझे कौन सी लेनी चाहिए, है ना। ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशंस है भाई पैराबोला की चारों। तो इसमें जो आपके पास इस क्वेश्चंस में जो बात करना चाह रहा है वो इस टाइप के पैराबोला की बात करना चाह रहा है।
ये जो पैराबोला है जिनका ओरिजिन, सबका जो वर्टेक्स है वो कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है। जितने भी पैराबोला बनेंगे उनका सबका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है। और पॉजिटिव जो उसकी जो एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की जब भी बात करें, पॉजिटिव वाई एक्सिस की, तो उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म उल्टा सोचे, वाई एक्सिस बोल रहा है तो एक्स की पावर कितनी होगी 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये क्या होगी आपकी, इसको क्या बोलेंगे आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन फर्स्ट भी बोल देते हैं साथ साथ इसको। अब इस इक्वेशंस के अंदर देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ए केवल एक है, तो बस एक बार डिफरेंशिएशन करना है और इस ए को यहां से खत्म करना है और कुछ नहीं करना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, 4a तो आपका है कांस्टेंट और y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। इक्वेशन क्या देते हैं सेकंड। हमें किसको हटाना है, a को। तो आप चाहे तो यहां से 4a की वैल्यू इसमें पुट करवा दो, चाहे यहां से 4a की वैल्यू इसमें, आपको दोनों इक्वेशंस यूज करके a को हटाना है। तो हम 4a तो इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि पूरी पूरी वैल्यू पुट करवा सके, हमारे पास है, नहीं तो हमें a रख, हमारा टारगेट होता है a को रखवाना, पर यहाँ भी 4a है, यहाँ भी 4a, तो हम 4a ही पुट करवाते हैं, अपना a भी हट जाएगा, काम बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट 4a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। देखो ये y इसके नीचे आ जाएगा, ये y अगर इसके नीचे ले आए तो 4a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इन इक्वेशन सेकंड कहां रखवाना है, सेकंड में रखवा देते हैं। तो इधर तो 2x लिखा हुआ है इक्वल 4a कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस 2x से इस x से है ना, सॉरी x से इस x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये y से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2y इज इक्वल टू x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस x से इसकी एक पावर कैंसिल होगी तो ये x हट जाएगा, y इसके इंटू में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और ये x बच गया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या आपकी विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको करेगी, फैमिली ऑफ ए पैराबोलाज को। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें कुछ नहीं करना, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और बस उस कांस्टेंट को खत्म करवाना है। तो एक ही है तो एक बार करें और उसको खत्म करवा दें, वापिस बेसिक इक्वेशन जो है ना वो यूज कर लें। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है 11, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। y इज इक्वल टू mx, और y इज इक्वल टू mx की बात कर तो एक लाइन की यानी रेखा की बात कर रहे हैं। क्या है आपके पास y इज इक्वल टू mx, इसकी फैमिली ऑफ लाइंस के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो y इज इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन है, लाइन की, जो ओरिजिन से पास होती है। तो इसमें तो हमें इक्वेशन दी है, कोई सिलेक्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको तो बस क्या देखना है कि इस गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो x और y की जगह कौन आया हुआ अलग से, m, x और y के अलावा कौन आया हुआ है m, तो m कौन है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और वैसे अगर हम लाइन पे बात करें तो m हमारा होता है स्लोप, ढाल। क्या होता है, स्लोप, ढाल। तो m ही चेंज हो सकता है यहाँ पे, अलग अलग स्लोप कुछ भी हो सकती है एंगल के हिसाब से। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, केवल एक। तो हमें 1 टाइम्स इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। m कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, m आ गया। m को हटाना है तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट m इज इक्वल टू dy अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवा देते हैं m की वैल्यू, यहां m रखवा, यहां से m इसमें रखवा दो या इससे इसमें रखवा दो, कैसे भी यूज कर लो, आपको m को खत्म करवाना है बस। तो m की वैल्यू यहां रख देते हैं dy अपॉन dx, तो y इंटू m कितना है dy अपॉन dx, इंटू में कितना आ गया x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू dy अपॉन dx, और ये y उधर जाएगा तो माइनस का इक्वल 0। ये क्या आपकी विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ ए लाइन। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, m को हटाना था, हटा दिया। इसी में अगला एक और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें फैमिली ऑफ ए कर्व की बात कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर कितना है 12 का,
आसान सा क्वेश्चन है 2 स्टेप का। y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी, ये कौन है? फैमिली ऑफ कर्व। क्योंकि इस बार ना तो ये कोई सर्किल है, ना कोई ये इलिप्स है, ना कोई पैराबोला है, ना कोई हाइपरबोला है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उस केस में? कर्व बोलेंगे। कर्व तो होते ही सारे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स सी फैमिली ऑफ कर्व, है ना। अगर आप चाहें तो लिख सकते हो लेट्स सी इज इक्वल टू क्या बोल देंगे यहाँ पे? फैमिली ऑफ ए कर्व। ठीक है। अब सबसे पहले बस आपको क्या देखना है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं। तो a और b दो नोटेशन है ना, एबीसीडी, ए बी एक्स वाई के अलावा, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 टाइम, 2 बार। 2 बार कर सकते हैं आप, और करना ही है 2 बार, और ए बी को हटाना है क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तभी हटेगा। तो पहले कर देते हैं इसका एक बार, है ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx, y का तो एक कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, साइन का कितना हो जाएगा? cos x प्लस b। फिर हम x प्लस b का भी करते हैं, तो x का 1 हो जाएगा प्लस b का 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1, और 1 को इनटू करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब देखिए इस केस में कोई कांस्टेंट हटा ही नहीं, दोनों के दोनों बच गए। हमें अभी भी हमारे पास एक चांस और है, हम चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएशन, चाहे क्या करना ही पड़ेगा अभी, चाहने से क्या होगा, करना ही है। 2 बार है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार करेंगे। तो दोबारा करेंगे तो dy अपॉन dx का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx2। ए फिर से छोड़ देंगे, और cos का होता है माइनस साइन x प्लस बी। फिर x प्लस बी का करेंगे, x का 1, b का 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 को इंटू करेंगे तो फिर यही साइन आएगा। अब भी नहीं हटे, नहीं हटे पर आप बेसिक इक्वेशन में सोचो जरा, ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है इक्वेशन फर्स्ट से, ये जो मान है a साइन x प्लस बी किसके इक्वल है? y के। इसका मतलब है इस पूरी रामायण को, ये जो पूरी वाली रामायण है, इसको क्या बोल सकता हूँ भाई? तो देखो दोनों एक साथ ही हट गए इस बार, ए बी दोनों एक साथ खत्म, माइनस वाई, और ये माइनस वाई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। तो d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं वो किस पे लिए? आपके फैमिली ऑफ कर्व्स यूनिट 9.3 के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे 12 तक, और सेक्शन बी भी अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में मुझे भी जितने भी अच्छे क्वेश्चंस लेने थे वो मैंने सारे कवर कर दिए इस वीडियो के अंदर 12 तक। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेक्शन डी के ऊपर, और इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है, जिसमें आपसे चॉइस भी मिलेगी। उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरी कोशिश होगी कि मैं जितने क्वेश्चंस ले रहा हूं उसी में से आपको बोर्ड में मिल जाए, उन्हीं क्वेश्चंस में से एक पक्का आपको मिल जाए, ये पूरी कोशिश होगी। क्योंकि चॉइस भी अपने पास, तो पूरे चांस हैं उसी से क्वेश्चन आने का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नए मेथड के साथ, सेक्शन डी के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।